Good morning, students. Welcome to the online class of social sciences. I hope you all enjoyed your summer vacations, and today we have to start our first civics or the political science chapter, that is democracy and equality. So बच्चे, what is democracy first? क्या होती है डेमोक्रेसी? किसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी? Why we use that word democracy? डेमोक्रेसी क्या होती है? In which the peoples choose their representative or in which the people rules in the country. जहाँ पर आपके जो people होते हैं, जहाँ पर आपके citizens होते हैं, वो क्या करते हैं? रूल करते हैं आपकी कंट्री के ऊपर. That is known as, this is the simplest term. Democracy means of the people, for the people and by the people. ठीक है ना, मतलब पीपल के लिए, पीपल के द्वारा और लोगों के लिए ही जो चीज़ बनाई गई होती है, दैट वी कॉल एज अ डेमोक्रेसी. एंड द सेकेंड वर्ड इज इक्वालिटी. इक्वालिटी वर्ड किससे, अगर आपके दिमाग में वर्ड कौन सा आता है? इफ़ वी हर्ड दैट वर्ड इक्वालिटी, तो इक्वल. इक्वल मीन्स सब बराबर. इक्वालिटी मीन्स इन विच all the people are equal. There should be no discrimination on the basis of the caste, gender, creed, religion or any other basis. जब हमारे पास कोई भी किसी भी तरीके से कहीं पर भी we don't face any of the discrimination, तो इसको बोलते हैं हम equality. So your whole chapter is on the basis of democracy and equality. और ये बातें कब होती हैं बच्चा? When we use these words, कि एक डेमोक्रेसी वर्ड है, एक इक्वालिटी वर्ड है. देखो, इफ़ वी आर अंडर एनी ऑफ द फॉरेन रूल, अगर हमारे ऊपर कभी कोई राज कर रहा होता है, डोमिनेट कर रहा होता है, हमारे कंट्री को सप्रेस कर रहा होता है, तो हमारे पास ये डेमोक्रेसी, ये इक्वालिटी जैसे कोई भी चीज़ें नहीं होती. वी डोंट हैव दीज थिंग्स. इफ सम अदर कंट्री सप्रेसेस आवर ओन कंट्री, लाइक हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल आउट किया, नियरली 200 ईयर्स तक हमारे ऊपर उनका रूल आउट चलता रहा. ठीक है ना. और 1947 में व्हाट वी हैव टू गॉट, वी हैव गॉट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश और द कॉलोनियल रूल. तो जब वो हमारे ऊपर थे, जब उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तब हमारे पास वी डोंट यूज दैट टर्म्स डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी. हमने कब इन टर्म्स को यूज करना शुरू किया? व्हेन वी वर फ्री, जब हमें फ्रीडम मिली, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस. ठीक है ना. सो स्टार्ट विद द चैप्टर. ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड एंडेड द फॉरेन डोमिनेशंस ऑफ नियरली 200 ईयर्स. मतलब हमें कब इंडिपेंडेंस मिली? ऑन 15 अगस्त हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं ना. सो इंडिया क्या हो गया था? फ्री हो गया था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था. और किससे इंडिपेंडेंस मिल गई थी, किससे फ्रीडम मिली थी इंडिया को? फॉरेन डोमिनेशन से. फॉरेन डोमिनेशन क्या? ब्रिटिशर्स से, जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे. कितने सालों तक? नियरली 200 ईयर्स तक जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे. इंडिया को फाइनली 15 अगस्त 1947 में क्या मिल गई थी बच्चे? इंडिपेंडेंस मिल गई थी. There was an urgent need to frame our own constitution. अब यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत हो गई थी, किस चीज़ की नीड हो गई थी? इफ़ वी हैव अ कंट्री, तो डेफिनेटली बच्चा हमें कुछ रूल्स भी बनाने पड़ेंगे, कुछ पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ेंगी, हमारी गवर्नमेंट भी होगी. तो उस चीज़ के लिए व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू गवर्न द कंट्री? किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? डेफिनेटली हमें क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ होती है? जहाँ पर हमारे कंट्री के ईच एंड एवरी लॉ, एवरी पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, वो क्या होते हैं, जो भी ड्यूटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, वो उसमें क्या होती है? रिटन डाउन होते हैं. दैट वी कॉल एज अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो उस टाइम पर आफ्टर वी गॉट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, अब एक अर्जेंट नीड आ गई थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी. वी हैव टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स and the power and duties of the government to strengthen our newly won freedom. अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड थी. क्यों?
किस लिए नीड थी? क्योंकि इससे पहले तो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल आउट हो रहा था, फॉरेन डोमिनेशंस थी। बट जब हमारे कंट्री को फ्रीडम मिल गई, अपने कंट्री की गवर्नमेंट को, अपनी कंट्री की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी कि जो हमारे एक फ्री कंट्री को क्या कर सके, गवर्न कर सके। सो हेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड फॉर फ्री इंडिया। फिर बच्चा क्या बनाया गया? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया किसके लिए? एक फ्रीडम वाले इंडिया के लिए, बिल्कुल फ्री इंडिया के लिए। द प्रियम्बल एंड इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द वर्ड्स। अब एक इसमें स्टार्टिंग में बेटा आपने देखा होगा, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से में जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को पेज को रीड करते हो, सबसे पहले आपके पास ना एक प्रियम्बल आता है। व्हाट इज दैट वर्ड प्रियम्बल? क्या होता है प्रियम्बल? प्रियम्बल बच्चे एक इंट्रोडक्शन है आपके पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कि जैसे हम कहते हैं ना, जब भी हम खड़े होते हैं, कभी हमें कोई स्पीच देनी होती है, हम स्टेज पर जाते हैं, व्हेन वी डिलीवर एनी ऑफ द स्पीच, व्हाट वी हैव टू गिव? फर्स्टली वी हैव टू गिव आवर इंट्रो। द सेम थिंग, अपने इंट्रो के बाद हम क्या करते हैं? वी जस्ट मूव टू द टॉपिक। सेम विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे पहुंचने से पहले व्हाट वी हैव डू, फर्स्टली हमारे पास क्या आता है? वी हैव द प्रियम्बल इन विच वी हैव द इंट्रोडक्शन टू द होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और किससे स्टार्ट होता है? स्टार्ट कौन से वर्ड से होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका? We the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all the citizens। किस वर्ड से स्टार्ट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? कि we the people of India, कि हम सब लोग क्या हैं? हम क्या है? पीपल हैं इंडिया के। और हमने क्या कॉन्स्टिट्यूट किया है? have solemnly resolved to constitute India। अब इंडिया को हमने किस किस चीज़ में, किस किस चीज़ों में, किस तरीके से इंडिया को बनाया गया है? इंडिया एक सॉवरन कंट्री है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स। और पूरे के पूरे जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी क्या है? सिक्योरिटी हमने क्या की है? इंडिया में मेंटेन की है। ठीक है बच्चे? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। एक चीज़ और है बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक डेमोक्रेसी का, एक इक्वालिटी सबसे ज़्यादा, एंड लिबर्टी, फ्रीडम, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रांगली क्या हुआ है? एम्फेसाइज किया गया है। ठीक है? एंड अगर आपने एंड की लाइंस को अच्छे से देखा हो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949, नियरली बेटा nearly 3 years, nearly 1947 में we got the freedom and in 1949 के एंड तक आते आते नवंबर तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था। लेकिन वो फाइनली फोर्स में कब आया था? किस टाइम पर इफेक्ट हुआ था? किस टाइम पर वो इम्प्लीमेंट हुआ था? वो डेट थी आपकी 26 जनवरी 1950। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू the effect on 26 जनवरी 1950। बेटा नियरली 3 years लगे थे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। वाई इट विल टेक सो मच ऑफ द टाइम? क्यों इतना टाइम लग गया था? रीज़न क्या था? वाई इट वुड टेक सो मच ऑफ द टाइम? द रीज़न बिहाइंड इट बच्चे सिंपल सा क्या था कि हमारे कंट्री से पहले बहुत सारे कंट्रीज थे जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया था? दे ऑलरेडी फ्रेम्ड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस, देयर ओन कंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस। तो व्हाट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड डू एट दैट टाइम, कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी पॉजिटिव थिंग्स उन्हें उस टाइम पर अच्छी लगी थी, दे पुट इनटू देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें किसी कंट्री का कुछ अच्छा लगा, कुछ ब्रिटिशर्स का अच्छा लगा, कुछ फ्रांस का अच्छा लगा, तो उन्होंने कुछ कुछ पार्ट को लेकर अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया बेटा? ऐड किया था कि एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बने इंडिया का। It guarantees equality to all citizens and thus establishing a rule of non-discrimination by the state in every sphere। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ थी? सबसे पहले किस चीज़ की गारंटी को दे रहे थे बच्चा? इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स, बिकॉज ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड दस
एस्टैब्लिशिंग अ रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी बेसिस पर, किसी भी स्टेट में, किसी भी कम्युनिटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी चीज को लेकर। आप ये नहीं कह सकते दिस पर्सन इज ब्लैक, दिस पर्सन इज वाइट, तो इस पर ये प्रिविलेजेस इसको ज्यादा मिलेंगी, जो वाइट है उसको ये ज्यादा मिलेगा। नो, कोई भी बास सिस्टम नहीं होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पर नहीं होगा। इट मीन्स पूरी गारंटी थी इक्वालिटी ऑफ द सिटीजन्स के लिए, टू ऑल द सिटीजन्स। Our constitution ensures that the state treats all the citizens equally and allows equality of status and opportunity to all. अब कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से इंश्योर किया था इस चीज को कि सभी सिटीजन्स होंगे, जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाएगा एंड अलाउज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हर सिटीजन को, हर पीपल को पूरी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो जितना मर्जी चाहे ग्रो कर सकते हैं। हर अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो एजुकेशन की है, लिविंग स्टैंडर्ड्स की है, बेसिक नेसेसिटीज की है, इक्वालिटी रहेगी। कहीं पर भी कोई भी चीज मोर और लेस नहीं होगी। इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, कलर, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना प्रोहिबिट्स का मतलब क्या होता है, बैन कर देना, रोक देना। कहते हैं ना प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रोहिबिटेड एरिया क्या होता है कि जहां पर नहीं जाते। तो बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को बैन कर दिया था, इस चीज को बिल्कुल मना किया था कि किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को नहीं रखा जाएगा। इवन किस किस के बेसिस पर, कोई रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जैन है, उस बेसिस पर आपका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वी ऑल आर इक्वल। जेंडर क्या है, आप मेल हो फीमेल हो, वी ऑल आर इक्वल। कलर क्या है, ब्लैक है, वाइट है, व्हिटिश है, ब्लैकिश है, डजंट मैटर। ठीक है, क्या कास्ट है, आप हिंदू हो मुस्लिम, कोई भी चीज आपकी मैटर नहीं करेगी। आप कहाँ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। इट मीन्स ओवर एंड ऑल व्हाट द थिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कि ऑल पर्सन, ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज गिवन क्राइटेरियाज। सो अ constitution is a set of regulations that a set of people have made and agreed upon. अब किसकी बारी आ गई, हमने क्या फ्रेम किया था, हमारा इंडिपेंडेंस के बाद क्या एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चा, इज अ सेट ऑफ रेगुलेशंस, मतलब जिसमें सारे के सारे आपके लॉज होते हैं, किस तरीके से आपका कंट्री रेगुलेट होगा, किस तरीके से आपका कंट्री चलेगा। that a set of people have made, और ये नहीं कि 1 or 2 persons they have made the constitution, is the assembly, is the whole of the assembly they made the constitution, और वो agree भी होते हैं। ये नहीं कि एक पर्सन ने बोल दिया कि yes this we have to put in our constitution, तो आपने वही चीज बना दी, नहीं। each and every person is agreed upon each and every point, हर पॉइंट पर सबका एग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। व्हेन वी मेड एनी ऑफ द लॉ, हम कभी भी कोई भी लॉ बनाते हैं, इट डज, इसका ये मतलब नहीं होता कि ठीक है मैंने लॉ बना दिया, ये कभी भी नहीं हो सकता। लॉ बनाने के लिए हमारे पास पूरी एक क्या होती है, कमेटी होती है, फिर वो लॉज बनते हैं, फिर उस पर सबका एक कहते हैं मेजोरिटी होती है। जब सब एग्री हो जाते हैं तब हमारी क्या होती है, एक लॉज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सिंगल मेड लॉज हम कभी भी नहीं बनाते कि ठीक है मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैंने बना दिया, आपको अच्छा लगेगा तो आप बना दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कहते हैं पार्ट होता है एक किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए। इट इज ऑफन अ रिटन डॉक्यूमेंट, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बच्चा, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, लिखा गया है हाथ से प्रॉपरली। इट लीव्स डाउन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और इसमें क्या क्या चीजें, सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किस चीज के ऊपर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, कि क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं आपकी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्या होती है, जिससे आपकी पूरी की पूरी कंट्री क्या होती है बेटा, गवर्न होती है, किस तरीके की वर्किंग होती है। Centuries of subjugation, casteism, poverty and illiteracy had weakened the Indian society. अब बेटा इसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो
सेंचुरीज ऑफ सब्जुगेशन, बहुत टाइम से, बहुत सेंचुरीज, हमारे नियरली कितने 200 ईयर्स तक हम क्या रहे, हम एक फॉरेन डोमिनेशंस के अंदर रहे। एक हमारे पास कास्टिज्म की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, पॉवर्टी, गरीबी, इलिटरेसी, जिसने हमारी इंडियन सोसाइटी को क्या किया हुआ था, टोटली वीक किया हुआ था। इतनी पॉवर्टी थी, अनपढ़ लोग थे, खाने को मिलता नहीं था, हंगर की प्रॉब्लम थी। सो इसने क्या कर दिया था, हमारी इंडियन सोसाइटी को बहुत टाइम तक, नंबर ऑफ द डेज, नंबर ऑफ द सेंचुरीज, हमारी इंडियन सोसाइटी को क्या किया हुआ था, टोटली वीक किया हुआ था। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वांटेड टू इरेडिकेट the discrimination that has divided the Indian society on the lines of religion, caste and economic status। अब इसके लिए क्या करना पड़ा बेटा, क्योंकि पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी, कास्टिज्म था। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, व्हाट दे वांटेड एट दैट टाइम, वो चाहते थे कि सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं जिससे हमारी इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, डिवाइडेड हो रही है, इन सभी प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया जाए, इरेडिकेट। इरेडिकेट क्या होता है, रिमूव, हटा दें। कि जिन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कभी कास्ट के बेसिस पर हो रहा था, कभी रिलीजन के बेसिस पर हो रहा था, कोई कहते थे कि ये अपर कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, मतलब सोसाइटी को पूरा डिवाइड किया हुआ था। कुछ रिच पीपल्स थे, कुछ बेचारे जो क्या थे, वीकर सेक्शंस थे। तो ये क्या कर रहे थे, हमारी पूरी इंडियन सोसाइटी को वीक कर रहे थे। बट इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, इन हर्डल्स को रिमूव करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, व्हाट दे वांटेड, उन्होंने क्या किया, हर चीज को क्या कहते थे, इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को क्या चाहते थे, रिमूव करना चाहते थे। जिन्होंने हमारी इंडियन सोसाइटी को क्या किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था। किस किस लाइंस पर, आपके रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है कि जिसे हम कहते हैं ना, रिच और पुअर पीपल, जो अमीर हैं उनका अलग स्टैंडर्ड होगा, जो गरीब है उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। कास्ट के बेसिस पर, हर चीज पर हमारी क्या थी, इंडियन सोसाइटी डिवाइड हुई थी। अब जो इकोनॉमिक, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उन्होंने किस चीज की श्योरिटी दी बच्चा, बाय इंश्योरिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, कि जिस भी बेसिस पर ये आपकी जो इंडियन सोसाइटी है वो डिस्क्रिमिनेट हो रही है, उन चीजों को खत्म कर दिया जाएगा और सबको क्या किया जाएगा, अपलिफ्ट, सबको क्या किया जाएगा, एक ग्रोथ मिलेगी। स्पेशली ऑफ दोज हु हैड बीन एक्सप्लॉयटेड, स्पेशली किन पीपल को ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, किन पीपल के साथ जस्टिस होगा, जिनको सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयट, जिनके साथ सबसे ज्यादा एक बैड बिहेवियर किया जाता था। वो कौन से लोग होते थे, जो गरीब होते थे, जो हमारे वीकर सेक्शंस में होते थे, जो कम्युनिटीज हमारी लोअर कम्युनिटीज होती थी, उनके साथ पुराने टाइम में, हमारे ओल्ड टाइम में बहुत ज़्यादा क्या था, जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ही वर्स्ट बिहेवियर करते थे। तो इस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर्स थे उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे, इसको रिमूव करना चाहते थे और इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हेंस इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर सेक्युलरिज्म where everyone is free to allow the religions of one choice and the state does not have a religion of its own। अब इंडिया ने क्या चीज की, सबसे ज्यादा एक सेक्युलरिज्म की पॉलिसी को ऑप्ट किया। बेटा क्या होता है सेक्युलरिज्म, किस चीज को बोलते हैं सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म वो चीज होती है बेटा जहां पर एवरी पर्सन हैव अ राइट टू ऑप्ट एनी ऑफ द रिलीजन, टू फॉलो द प्रीचिंग्स ऑफ एनी ऑफ द रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को ऑप्ट कर सकते हो, आप किसी की भी प्रीचिंग्स को सुन सकते हो, आप किसी की भी टीचिंग्स को सुन सकते हो, कोई बाउंडेशंस नहीं है आप लोगों के ऊपर। किसी भी तरीके से आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी गॉड को फॉलो कर सकते हो, किसी की भी प्रीचिंग्स या टीचिंग्स के साथ आप फॉलो अप करके अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। और इंडिया ने इस चीज को ऑप्ट किया। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज say that India has a land of diversity। हमारे पास कितने रिलीजन्स हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, मॉन्क्स हैं, कितनी मोनेस्ट्रीज हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो रिलीजन के बेसिस पर वी हैव नो डिस्क्रिमिनेशन। दैट्स वाई जब इंडिया ने इस चीज को ऑप्ट किया बेटा, एक सबसे बड़ा एक क्राइटेरिया था जहां पे हमें एक क्या मिली, इक्वालिटी का एजेंडा मिला। एंड स्टेट does not have a religion of its own। और किसी भी ऑफिशियल रिलीजन को हमारे यहाँ पर एक ये नहीं बोला गया कि ये इंडिया का एक ऑफिशियल रिलीजन है। किसी भी स्टेट का कोई भी रिलीजन ऑफिशियल नहीं माना गया था। द स्टेट डज नॉट हैव अ रिलीजन ऑफ इट्स ओन। किसी भी स्टेट को कोई एक रिलीजन नहीं कि ये स्टेट है तो ये इसी ही रिलीजन को फॉलो करेगा, नहीं।
There are so many religions in India, and you know this thing very well. Indian Constitution aims to establish a social order where identification of a person is not on the basis of the religion that he or she follows. अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो किस रीजन से बनाया गया था कि उसमें एक एस्टैब्लिशमेंट हो. उसको इसलिए बनाया गया था कि जो एक पर्सन की आइडेंटिफिकेशन हो, जो एक पर्सन की, जो एक सिटीजन की आपको आइडेंटिटी का पता चले, वो किस बेसिस पर पता चले, उसके रिलीजन के बेसिस पर नहीं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, नहीं. किस बेसिस पर पता चलना चाहिए? किसी कास्ट के बेसिस पर नहीं, किसी रिलीजन के बेसिस पर नहीं, किसी जेंडर के बेसिस पर नहीं, बट जो ट्रू आइडेंटिफिकेशन होगी वो किस बेसिस पर होगी? इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही और शी इज, कि वो पर्सन क्या है और व्हाट ही और शी हैज मेड हिमसेल्फ इनटू, और वो क्या अपने आप में बन सकता है. आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पर होगी, किस तरीके से आप एक पर्सन को जानोगे? उसकी कास्ट को देखकर नहीं, उसके रिलीजन को देखकर नहीं, उसके जेंडर को देखकर नहीं, उसकी क्रीड को देखकर नहीं, उसके कलर को देखकर नहीं. पर्सन की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारे बोला है, इक्वालिटी के जिस राइट को रखा गया, वो किस बेसिस पर होगी कि पर्सन क्या है और क्या उसमें से बन रहा है. That is the exact identification of a person that is given in our constitution. So what we have done in this part, what do we understand by the term democracy, equality, the preamble, and what our constitution say, and what the work done by the constitution framers. So this is all for today's lecture. Thank you. Have a nice day.